नमस्ते। हम लोग यहाँ पे सेवा कनेक्ट संपर्क की पहली कड़ी आपके सामने लेके आ रहे हैं। भारत में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और हम इन संस्थाओं के बारे में और जानना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के बारे में जिन्होंने इन संस्थाओं को शुरू किया है कि उनकी क्या सोच थी, वो किस तरीके से इस फील्ड में आए और वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं करके। इसको शुरू करने का मैं बहुत ऐसा सोच के नहीं गई थी, लेकिन जैसे मैं अभी पिछले महीने मैंने रेनबो जो स्पेशल स्कूल है वहाँ पे विज़िट किया, तो उनका काम देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे सबसे पहले अगर किसी को बुलाना है तो इन लोगों को बुलाना है ऑन एज गेस्ट। सो आप दोनों को, आप लोग आए इतने इसमें, और हमारा ये एक बार पोस्टपोन भी हो गया था बारिश के चलते, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप आपके बारे में जैसे आपका नाम बताएंगे। थैंक यू खुशबू मैम। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है और ये मैं रेनबो का फाउंडर और डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। हॅलो, नमस्ते. माझं नाव रश्मी जाधव आहे आणि मी रेनबोमध्ये ॲज अ एज्युकेशनल डायरेक्टर म्हणून काम करत आहे. हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप दोनों आपके बारे में बताइए कि संदीप, आपने किस तरीके से शुरू किया? क्या आपने सोचा था कि आप इस सेक्टर में आएंगे, या फिर कहाँ से शुरुआत कैसी हुई? एक्चुअल में मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनजीओ हम चलाएंगे हमने कभी सोचा ही नहीं था। जो मेरी शुरुआत थी ये फील्ड को चुनने की, वो मेरी मम्मी की वजह से हुई है, क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर थी। शुरुआत में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस फील्ड में भेजा और मैं ज़बरदस्ती इस फील्ड में घुस गया। और जब मैं इस फील्ड में ट्रेनिंग के लिए आया तो पहले जो 6 महीना था ऐसा लगा कि मुझे कब इस फील्ड को छोड़ के जाना होगा। लेकिन जब मैंने बच्चों के साथ रहना सीखा, काम करना सीखा, उन बच्चों के इमोशंस, उनके डेवलपमेंट, उनकी जो सोच को जब मैंने अपने लिए लेना शुरू किया तो ऐसा लगा कि 7 साल में इन बच्चों के साथ रहा, पता ही नहीं चला, पूरे 7 साल निकल गए। और अगर रेनबो की शुरुआत की आप बात करेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं रेनबो की शुरुआत जो हुई थी एज ए पायलट प्रोजेक्ट पे हुई थी। वो भी हमारी एक बिगनिंग थी कि हमने सोचा नहीं था कि हम इतने सारे बच्चों के लिए एजुकेशन, थेरेपी या बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे ला पाएंगे। तो जस्ट एक छोटी सी सोच थी, एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट था और आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मुझे लगता है एक दंगल जैसी कहानी है कि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको उनकी मम्मी ने ढकेल दिया और आज उन्होंने इतनी अच्छी संस्था बनाई है। रश्मी, तू तुझ्याबद्दल सांग, म्हणजे कसं काय सुरू झालं तुमचं? सेम आहे की मला पण या फील्डमध्ये यायचं नव्हतं. मी कॉमर्स बॅकग्राऊंड मधनं होती आणि म्हणजे मी लिटरली 1 महिना क्लास सुद्धा कॉलेज अटेंड केलेलं ICWI, आणि माझी बहीण आणि वडील दोघे या फील्डमध्ये होते. त्यामुळे माझ्या मम्मीचं तर एकदम असं क्लिअर होतं की तू या फील्डमध्ये जायचं नाही, ऑलरेडी 2 जण आहे तर तू काहीतरी वेगळं कर. एक वेळ अशी आली की बहिणीचे हसबंड बोलले, नाही तू एकदा या संस्थेला व्हिजिट कर, तू फक्त चल त्या ट्रेनिंग सेंटर मध्ये, तुला पटलं तर तू कर, नाही तर तुझं ऍडमिशन झालेलंच आहे, तू कॅरी ऑन कर. ते मला घेऊन गेले आणि तिकडे गेल्यानंतर म्हटलं यार सगळेच म्हणजे 90% म्हणजे सगळे फ्रेंड्स याच याच्यामध्ये, तर मी का नको वेगळं करायला. ठीक आहे, बहीण आहे, वडील आहे, पण मला पण असं वाटलं की नाही, ते बोलत नाही वारसा हक्क पुढे चालवायचा, तसं काहीतरी माझ्या सोबत झालंय. आणि जो बोलतात ना की आई वडिलांकडनं मिळालेला वारसा तो ऑटोमॅटिकली किती नाही बोललं तरी तो येतोच, आणि मी या फील्ड मध्ये आहे. वाह, खूपच छान. और आप दोनों मिले कैसे? एक्चुअल में हमारी जो मुलाकात हुई थी वो ट्रेनिंग के समय में हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी विरोधी थे, मतलब इनका नेचर मुझे भी नहीं पसंद था और हमारा नेचर इनको भी नहीं पसंद था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यूपी वाला और कहीं ना कहीं महाराष्ट्रियन, तो जो हमारा कोल्ड वार शुरू से ही शुरू हो गया और उसी में हमारी शुरुआत कब कहाँ एक दूसरे के लिए बन गया हमें खुद ही नहीं पता चला। तो हम इसके बारे में मुझे लगता है और जानना चाहेंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या रहा आप दोनों के लिए कि कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसी में पूरा के पूरा करियर इसी में करना है? ऐसा कोई एक पल या कोई क्षण आप बता सकेंगे, कोई एक बच्चा या कुछ? जी, जब क्या होता है ना, हमारे पास जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, अपने बेसिक नीड्स को पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारी मेहनत की शुरुआत हुई एक बच्चे के साथ, जब हमने शुरुआत किया, तभी एक बच्चा हमारे पास आया, बिल्कुल कुछ भी उसका कोई भी कम्युनिकेशंस मोड नहीं था। माँ बाप के चेहरे पे हमसे बात करते समय केवल आंसू ही होते थे कि सर क्या होगा इसका फ्यूचर, किस तरीके से हम इसको आगे लेके जाएंगे, अपनी ज़रूरतें भी ये नहीं व्यक्त कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे। लेकिन जब हमने उसके साथ एजुकेशन, थेरेपी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ों को मिला के एक छत के नीचे लाया, तो जब पहली बार उसने अपनी माँ को माँ बोला
तो जो वो खुशी के आंसू थे, मतलब मैं आपसे वो पल बता नहीं सकता कि माँ का जो चेहरे का एक्सप्रेशंस था, उसको लगता था दुनिया की सारी खुशी उसकी झोली में आ गई। तो ये मेरा उद्देश्य हो गया कि मैं एक परिवार को नहीं, आज इतने परिवारों को मुझे वो चेहरा पे खुशी देना है जो हमारे लाईफ को चेंजेस मोड पे लाके खड़ा करे। बहुत अच्छा. रश्मी, तुझ्यासाठी असं काही होतं क्षण? हा, असे बरेच क्षण आहेत. म्हणजे आज 16-17 वर्ष झाले या फील्डमध्ये आपण काम करतोय आणि म्हणजे एक इन्सिडन्स म्हणण्यापेक्षा रोज काही नवीन काही ना काही गोष्टी शिकायला मिळत आहेत. आणि सेम असंच एक छोटं एक एक्झाम्पल मी देऊ शकते की एक 6 महिन्याचं बाळ होतं. आई घेऊन आली होती आणि म्हणजे थेरपी सेंटर जे बोलतात ना, ते नवी मुंबईला म्हणजे डेली अपडाऊन करायचे, ते उल्हासनगरवरनं नवी मुंबई. आणि म्हणजे ज्या बाळाला काहीच समजत नाही, त्याला रोज घेऊन एवढं ट्रॅव्हल करायचं खूप म्हणजे मोठी गोष्ट होती. आणि कसं असं काही काही पॅरेंट्सना म्हणजे स्वीकारतच नाही की बाळामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. सो त्याच्यानंतर म्हणजे ते आले आमच्याकडे. आल्यानंतर आई असं की माझ्या बाळाला काही प्रॉब्लेमच नाहीये. तर म्हणलं ओके, मी पण नाही बोलत आहे की तुमच्या बाळाला प्रॉब्लेम आहे. पण ऍज अ एज्युकेटर मला माहिती होतं की बाळामध्ये काही ना काही माइलस्टोन डिले आहेत, प्रॉब्लेम तर आहे. पण मी आता या क्षणाला जर त्या आईला असं सांगितलं की असं आहे, तर ती आई ऑलरेडी म्हणजे 50% डिप्रेशन मध्ये आहे आणि मी जर बोलले तर ती 100% जाईल. त्याच्यानंतर हळूहळू मी काम सुरू केलं. जी मुलगी म्हणजे जिला काहीच कम्युनिकेशन नव्हतं, तिला बाय बाय माहित नव्हतं की फिनिश माहित नव्हतं की मला पाणी नकोय किंवा दूध नकोय. सो हळूहळू प्ले वे मेथड मध्ये मी तिला कम्युनिकेशन शिकवलं की तुला काही नकोय ना, तर फक्त बाय बाय कर. म्हणजे तिला असं म्हटलं, एक दिवस आईने दूध दिलं, ती बोलली बाय बाय. म्हणजे ती एक साईन होती की मला दूध नकोय. सो अशा प्रकारे हळूहळू म्हणजे ते कम्युनिकेशन आईला पण कळलं की मला कसं माझ्या मुलीसोबत बोलायचंय, कारण ती एवढे दिवस त्या बाळाला एक नॉर्मल चाइल्ड सारखं ट्रीट करत होती. म्हणजे बाबा रडायला लागलाय, चल मी रॅटल देते, मी सॉंग्स लावते. मग हळूहळू आई पण स्वीकारत गेली आणि आज ती मुलगी 6 वर्षाची आहे. ते आईला असं वाटलं नव्हतं की ती एवढ्या सगळे चेंजेस एक्सेप्ट करेल आणि आज ते बाळ म्हणजे पूर्ण 100% प्युअर नाहीये, पण कुठे ना कुठे त्याची जी डेव्हलपमेंट स्टेज आहे त्या 6 वर्षामध्ये 6 महिन्यापासून 6 वर्षापर्यंत ते अजूनही आमच्याशी जोडलेले आहे. खूपच छान. म्हणजे ऐकून एवढं चांगलं वाटतंय तुमची स्टोरी. तर मला वाटतं स्पेशल स्कूल्स और भी बहुत सारे हैं जो कि न्यूरो डाइवर्जन बच्चों के लिए काम करते हैं. तो रेनबो के बारे में क्या ऐसा अलग चीज़ है जो आप लोग लाके कर पाए? जैसे कि हमने विजिट की थी रेनबो में, आई वॉज जस्ट स्टम्प्ड कि इतनी अच्छी स्कूल इतने अच्छे से, तो आप लोगों ने किस तरीके से ये सब आप कर पाए? अगर हम रेनबो की बात करें तो रेनबो कहीं ना कहीं 7 कलर से मिलके बना हुआ है. तो हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे पास, सबकी जो डिसेबिलिटी अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका स्ट्रेंथ अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है. तो हमने सिर्फ थेरेपी बेस पे काम करना नहीं शुरू किया, हमने उनके इमोशंस को लेके काम करना शुरू किया. और सिर्फ बच्चे को हमने केंद्र में रखा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके सोसाइटी के लोग हैं, उसके माँ बाप हैं, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया. अगर आप रेनबो की खासियत की बात करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ ओपन है. मतलब जितने भी हमारे यहाँ को कारिकुलम एक्टिविटी चलते हैं, इवन एक छत के नीचे हमारे यहाँ जुम्बा क्लास है, पोट्री क्लास है, ड्राइंग क्लास है, उसके बाद एक्वा थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है. इन सब में पेरेंट्स को कंपलसरी इन्वॉल्व होना है, क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ काम करने जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चों का डेवलपमेंट अपनी आंखों से देखता है, तो जो चेंजेस पेरेंट्स में आता है उसका पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं उसके बच्चे में आता है. और अगर हम एजुकेशन बेस पे भी काम कर रहे हैं, देखिए कभी कभी बच्चे माँ बाप के साथ काम करना नहीं चाहते, तो माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा काम कर रहा है? तो उसके लिए पूरे रेनबो में जो विंडो हैं उसमें सब ट्रांसपेरेंस ग्लास लगे हुए हैं. आप उस ग्लास के माध्यम से भी पेरेंट्स देख सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है और हम उसको घर पे किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं. तो हर बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के साथ साथ उसके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि रेनबो को 200 तक लेके गया है. 2 बच्चों से शुरुआत हुआ, 2 तक पहुँचे. और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, मैं क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ. हमने 65+ बच्चों को इंक्लूजन में सक्सेसफुली सेट कर दिया है. आज रेनबो के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ आप जाके देखेंगे बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण में वो इंटरनेशनल स्कूल्स में भी अच्छे से बड़ा रेगुलर डेवलपमेंट की तरह रेगुलर करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं. आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस बच्चे में कभी कुछ इश्यूज था.
बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को जब आप इन्वॉल्व करते हैं, जब हम पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग वो ज़्यादा दिनों तक एक सस्टेनेबल चीज़ है। मतलब हम थोड़ा सा बच्चे को सिखा रहे हैं, फिर बच्चा घर जाके कोई नहीं है उसको सिखाने के लिए, वो ना करते हुए हम उनको भी एम्पावर कर रहे हैं कि वो एज अ टीचर्स जैसे हम लोग ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स बोलते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। म्हणजे रश्मी, मला तुझा एक प्रश्न विचारायचा आहे। नवरा बायको म्हणून काम करताना काय चॅलेंजेस येतात? म्हणजे कारण माझं असं आहे, अरे नाही कुठे, म्हणजे नवरा घरी पडतेच आणि बाहेर पडतेस, तर तुला काय असं वाटतंय, काय चॅलेंजेस येतात? कसं आहे की नवरा बायको म्हटलं की भांडण आणि बोलतात ना की एका गोष्टीवर एकमत मानणं हे मुश्किलच आहे. पण जे बोलतात ना की जेव्हा आम्ही काम सोबत करतोय तर खूप साऱ्या गोष्टींवर आमचे डिसएग्रीमेंट होतात 100%. पण एक लास्ट मोमेंट अशी येते की पॉझिटिव्ह काय आहे की म्हणजे स्कूलसाठी योग्य निर्णय काय आहे तो आम्ही दोघं मिळून काढतो. कारण कसं असतं प्रत्येकाची म्हणजे इंडिव्हिज्युअलिटी मध्ये प्रत्येकाची स्ट्रेंथ वेगळी. माझी स्ट्रेंथ वेगळी आहे, संदीपची स्ट्रेंथ वेगळी आहे. सो होतात, नाही असं नाही, खूप जास्त होतात. कारण एक असतं ना की बाबा मी या गोष्टीमध्ये एक्सपर्ट आहे. म्हणजे मला लहान मुलांसोबत काम करायला जास्त आवडतं. म्हणजे मी 14 वर्ष अर्ली इंटरव्हेन्शन मध्ये काम केलंय. तर मग त्या बाळासाठी एखाद्या वेळेस असं होतं की या टीचर्सने असं केलंय, तर सर येऊन मला बोलतात तू गाईड कर, हे असं नाही असं झालं पाहिजे. म्हणजे नाही, मला माहितीये ना, ही माझी एक्सपर्टीज आहे. तर डिसएग्रीमेंट खूप होतात. पण शेवटी एक कन्क्लुजन असं येतं की नाही, शाळेसाठी काय आहे, मुलांसाठी योग्य काय आहे, मग आम्ही त्या निर्णयावर येऊन पोहोचतो. सो संदीप, पहले कौन किसका ज़्यादा सुनता है? अगर हम कोशिश करें तो मुझे ही ज़्यादा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर में भी रहना है और बाहर भी साथ में रहना है। सो कोई एक ऐसी स्टोरी या कहाणी है, रश्मी जर तू सांगू इच्छिते, संदीपने पण सांगितली है, जो तुम्ही नाही विसरू शकत, कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल को एकदम छू गई, जो आप भूल नहीं पा रहे? जब मैंने शुरुआत की थी इस फील्ड की, तो मुझे जब फर्स्ट बच्चा मिला तो मुझसे ये बोला गया, उसके फाइल्स में लिख के मेरे पास आया कि इस बच्चा एनिमल्स की तरह है, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है एनिमल्स की तरह है, ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब उसका एग्रेसिव बिहेवियर इतना था कि आप उसके सामने थाली रख देंगे, उठा के फेंक दे रहा है। कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको काट ले रहा है पूरा आपका। मतलब मैंने जब शुरुआत में काम करना शुरू किया उस बच्चे के साथ, तो मेरे हाथों में मतलब ताकत है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था, इतना वो सुन्न हो जा रहा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला कि नहीं, अगर मैं इस फील्ड में उतरा हूँ तो मुझे चेंजेस लाने हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स था, कहीं ना कहीं वो सिंगल पेरेंट्स थे, उसको 2 बेटियाँ और थी, उनको भी पालना था, खुद की जिम्मेदारी भी संभालना था, और अपने इस तरह मल्टीपल डिसेबल बच्चा था, नो हियरिंग, नो विजन, नो स्पीच था, डब ब्लाइंड्स की कैटेगरी में बच्चा आ रहा था। तो मैंने जो उस चैलेंज को देखा कि नहीं, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस ला सकता हूँ तो ये मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट होगा, नहीं तो मुझे इस फील्ड को छोड़ देना ही उचित रहेगा। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, धीरे 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 पेरेंट्स के साथ मिलके, पेरेंट्स को अगर मैंने बोला कि नहीं आज मुझे 5 o'clock मॉर्निंग में इस बच्चे के साथ एडियल एक्टिविटी करना है, तो पेरेंट्स मेरे आने से पहले तैयार हो जाते थे कि हाँ सर, आप जो बोलेंगे वही सही है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। और उसका सक्सेस ये हुआ कि जो बच्चा एनिमल्स बिहेवियर की कैटेगरी में था, आज अगर आप उसको मतलब कॉग्निशनल डेवलपमेंट, क्योंकि उसका माइल्ड लेवल पे था, बहुत ब्राइट बच्चा नहीं था, तो हमने एकेडमी ना सोच के उसको वोकेशनल्स की तरफ, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना सोचा। लेकिन इंडिपेंडेंसी की अगर आप बात करेंगे तो किचन्स में आप जो भी एक्टिविटी दे देंगे, अगर आज आप उसके सामने 10 kg मटर्स दे देंगे तो आपको क्लीन करके दे देगा। अगर आप बोलेंगे कि चलो आज उसको काम चाहिए, मम्मी से बोलता है मुझे काम चाहिए, अब गुस्सा क्यों हो रहा है कि मुझे काम चाहिए, पहले क्या था मुझे काम नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो इम्प्रेशंस आपके सामने आता है जब आप काम करते हो, जो खुशी आता है, वो जीवन भर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के. और रश्मी, मला माहिती आहे असे तर कित्येक उदाहरण असतील ते, जसं तू सांगितलंय. काही एक उदाहरण जसं ठळक तुझ्या मनात असं कोरलेलं आहे जे तू सांग. येस, नक्की. एक जसं जेव्हा मी डिसॅबिलिटी बद्दल बोलतो, तर आता 21 प्रकारच्या डिसॅबिलिटी आहे, पण एक कुठची डिसॅबिलिटी जेव्हा लहान वयात मुलांना येते, तर त्या डिसेबिलिटी म्हटलं ना की जे माइलस्टोन असतात, म्हणजे बाळ जन्मल्यापासून 7 इयर्सचा जो कालावधी असतो, आम्ही बोलतो डेव्हलपमेंटल पिरियड. ओके, तर त्या डिसेबिलिटी सोबत बाकीचे पण जे काही माइलस्टोन आहे ते कुठे ना कुठे मुलांचे मागे असतात. तर एक बच्चू होतं, आणि मी परत परत लहान मुलांचंच बोलेल कारण मी लहान मुलांसोबतच काम केलेलं आहे.
तर एक फॅमिली म्हणजे एक खूप दिवसानंतर एकदा त्यांना बाळ झालं होतं आणि टोटली ब्लाइंड होता तो आणि थोडेसे त्याच्यामध्ये इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटीचे फीचर्स होते आणि पॅरेंट म्हणजे खूप जास्त पॉझिटिव्ह होते त्या बाळाला घेऊन आणि म्हणजे झाल्यापासून तर एवढा प्रोटेक्टिव्ह एवढा पॅम्परिंग होतं की त्याला आई आणि वडील यांच्या टच शिवाय तो कोणाचा टच एक्सेप्टच करत नव्हता. तो स्कूलमध्ये आला म्हणजे माझा क्लासरूम फर्स्ट फ्लोअरला असायचा. तो एवढा रडायचा की म्हणजे कळायचं की रश्मीचा बच्चू आलाय, म्हणजे एवढा जोरात कर्कश आवाज. आणि म्हणजे माझ्यासाठी नव्हे तर मी 12वी करून या फील्डमध्ये आली होती. म्हणजे मी स्वतःला समजते की मी जी मोठी झाली आहे ना ते मी या फील्डमध्येच झाली, कारण मी स्वतःचे 12वी पास करून कोर्स केला. म्हणजे माझं जे बोलतात ना की एक डेव्हलपमेंट, मी स्वतःची डेव्हलपमेंट या मुलांसोबतच केलेली आहे. आणि पहिली मी म्हटलं यार रडतोच आहे, काय करू. पण हळूहळू त्याचा आणि बॉन्डचं बॉन्ड एवढं झालं की तो शाळेच्या एंट्रन्स मध्ये आला, रश्मी दीदी, टीचरने बोलायचं मला रश्मी दीदी. माझा आवाज आला नाही की मग गेटवर येणार आणि झोपणार की बाबा मला झोप आली आहे, आई तुम्हाला परत घेऊन चल. आणि आता तो मुलगा छान शाळेत जातोय, स्वतः कम्प्युटर एज्युकेशन करतोय, त्याचं ब्रेन खूप छान डेव्हलप झालंय. म्हणजे जो मुलगा एखाद्या वस्तूला हातच लावत नव्हता, टच ज्याला आवडायचंच नाही, आज तो ब्रेल शिकलाय. खूपच छान. म्हणजे हे ऐकून असं एकदम एवढं इन्स्पिरेशनल वाटतं ना. आणि सर तुम्ही खूपच म्हणजे खूप जास्त चांगलं काम करतायत. संदीप, कुछ बताना चाहोगे कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस विच आर देयर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन? तो एक ऐसे जो ज्याला आपण गैरसमज वगैरह म्हणतो रश्मी, तो ऐसी क्या धारणाएं हैं जो गलत है जो अभी भी चल रही हैं? लोगों को ये लगता है कि स्पेशल चाइल्ड ये क्या कर पाएगा, अरे ये तो ब्लाइंड है, ये क्या कर सकता है, ऊपर से डेफ ब्लाइंड है, नो विजन भी नहीं है, हेयरिंग भी नहीं है. जो सिंपैथी लोगों में आती है, मतलब उसको सिखाना नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना है, उसको कुछ करने को देना ही नहीं है और पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं क्या करेगा. तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो बदलना होगा. अरे आप गिव द अपॉर्चुनिटी, गिव द चांस. ठीक है, गलती हमसे भी होती है, हम भी परफेक्ट नहीं, हमको भी ईश्वर ने बनाया है, उसको भी ईश्वर ने बनाया है. मेरे अंदर भी इमोशंस है, उसके अंदर भी इमोशंस है. उसके इमोशंस को तो पूछो, तुमको क्या चाहिए, क्या खाना है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूछना आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा. हम क्यों नहीं पूछते हैं कि बेटा आज तुमको कौन सी सब्जी खानी है, आज तुम्हारा फेवरेट सब्जी बनेगा. हम हस्बैंड को पूछेंगे, हमारा जो रेगुलर बच्चा है उसको पूछेंगे तुला काय पाहिजे. इन बच्चों से हम सवाल क्यों नहीं करते. मैंने देखा है एक रेगुलर बच्चा जब मॉल में जाता है, वहाँ पे वो मुझे ये खिलौना चाहिए, जमीन पे लेट जाएगा, इधर उधर सामान फेंकने लगेगा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, रो रहा है. आपके एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा. लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड जा रहा है मॉल्स में आपके साथ, अगर वो जमीन पे लेट गया तो आपकी जो भावनाएं हैं पहले ही खत्म हो जाती है. अरे मेरा बच्चा, लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे. क्यों, आपका रेगुलर बच्चा भी तो आके यही हरकत कर रहा था, उसमें बच्चे की क्या गलती है, उसका भी इमोशंस तो सेम है. तो हमें ये बदलाव लाना होगा कि वो पहले इंसान है, उसमें भी ह्यूमनिटी है, उसमें भी इमोशंस है. बहुत ही बढ़िया आपने संदीप जी बात बोली है. रश्मी, तू त्याच्यात काही ऍड करणं? येस, ऍड म्हणजे मला असं वाटतं की जसं संदीप बोलला की ते म्हणजे त्या मुलांमध्ये पण इमोशन्स आहेत, त्यांना आपल्याला चान्स द्यायला पाहिजे. आणि एक जेव्हा पण माणूस जन्माला येतो ना, कोणीही असू द्या, माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येकाकडे काही ना काही एक स्ट्रेंथ असते, विकनेस असतो, तशी स्ट्रेंथ पण असते. आणि सेम असंच आहे की ह्या प्रत्येक बाळामध्ये जर देवाने काही कमी दिले तर त्यांच्यामध्ये एक स्ट्रॉंग पॉइंट पण दिलेला आहे. जर त्याला आपल्याला घडवायचंय तर त्याची विकनेस आपल्याला नाही बघायचे, आपल्याला म्हणा, घरातल्यांना म्हणा किंवा सोसायटीला म्हणा, प्रत्येकामधला जो स्ट्रेंथ आहे, त्याची जी ताकद आहे ती ओळखायची आणि ती घेऊन आपल्याला त्याला पुढे त्याचा विकास घडवायचा आहे. हे जर समाजाने स्वीकारलं ना, तर आज जे काही दिव्यांग मुलं आहेत ते एक रेग्युलर स्कूल म्हणजे आता म्हणजे सगळेजण बोलतायत इन्क्लुजन, ते तेव्हाच सक्सेस होईल जेव्हा आपण प्रत्येक मुलामधली स्ट्रेंथ ओळखून त्याला त्याप्रमाणे घडवण्याचा प्रयत्न करू. फारच उत्तम. म्हणजे मला पण एवढं शिकायला मिळतंय ना असं. सो थँक्स अ लॉट. म्हणजे तुमच्याकडून मला एवढं शिकायला मिळतंय आणि एकदम नवीन ऊर्जा आणि उत्स्फूर्ती असं मिळतंय. संदीप, आगे क्या तुम्हारे प्लान्स है, या फिर तुम अपने प्लान्स भी बताओ और ये भी बताओ कि अगर लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या क्या तरीकों से जुड़ सकते हैं?
हमारा जो एक ड्रीम है कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊं, समाज तो दूर होगा, अभी उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं जो मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग हो, मतलब उनको एक छत के नीचे सारी सर्विस मिले और फ्री इन्वायरमेंट, मतलब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट मैं कहूँगा कि जहाँ मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट होके खेल सके, वहाँ पे कोई पाबंदियाँ ना हो, कुछ गिरे कुछ टूटे तो कोई रोकने वाला ना हो, क्योंकि जब तक वो फ्रीडम खुद से नहीं पाएगा इन फ्यूचर में वो कभी फ्रीडम कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आज मुझे वो फ्रीडम बच्चों में देखने को मिल गया तो इन फ्यूचर उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आज मेरे पास लिमिटेशंस है जगह की, अगर मुझे कोई वर्कशॉप करना होता है तो मुझे सोचना पड़ता है ये प्रोग्राम मैं कैसे करूँगा, या मुझे 2 पार्ट में करना पड़ता है, 3 पार्ट में करना पड़ता है। कोई भी सेलिब्रेशन करना है तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है कि पेरेंट्स को कहाँ बिठाऊंगा, बच्चों को कहाँ बिठाऊंगा। तो वो जो खुल के जीने की कला आएगी तो कहीं ना कहीं कभी होगा जब मेरे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि रेगुलर स्कूल्स आप देखेंगे कितने सारे हैं, लेकिन स्पेशल स्कूल्स के लिए जगह ही नहीं, मिलता ही नहीं है। लोग सिर्फ सिंपैथी दिखाएंगे, अरे ये क्या करेगा, अरे से नहीं होगा, आगे आना होगा। समाज की जो सोच है वो बदलनी होगी। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली हेल्प करो, आप लोगों में जागरूकता लाओ, बताओ कि ये बच्चे कर पाएंगे, आप उनको चांस दो, अपॉर्चुनिटी दो, आप लेके जाओ। अगर कोई भी विकलांगता से ग्रसित बच्चा, दिव्यांग बच्चा हम आज लोग बोलते हैं, ट्रेन के सफ़र कर रहा है, अगर उसको सीट नहीं मिल रही हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो पहले से उसमें कुछ तकलीफ है, वो देख नहीं पा रहा है, आपको मानते हो, लेकिन सिर्फ आपके मन में वो बातें चल रही है, अरे क्या तकलीफ होगी, कैसे होगी। आपने उस पर किया क्या आपने अपनी सीट दी? नहीं दी। आप इस मुंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेन में धक्के मार के हम बच्चों को आगे निकलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये सोच बदलनी होगी। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी इन बच्चों के लिए लाना होगा। आपके अंदर अगर समझ लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट की क्वालिटी है, वीक में 1 दिन आइए हमारे यहाँ पर, इन बच्चों को सिखाइए, क्या जाता है। बहुत ही अच्छा. तुला काही ॲड करायचं आहे रश्मी याच्यात? नाही, म्हणजे मेन आमचं सध्या तरी हेच आहे की आम्हाला खूप असं वाटतंय की खूप नवीन नवीन गोष्टी कराव्यात, पण जागेअभावी आम्ही त्या करू शकत नाही आहे. किंवा डेली रोज जेव्हा शाळेत मुलं येतात तेव्हा आम्हालाही वाटतं की नाही, आज त्यांच्यासोबत आउटडोर ऍक्टिव्हिटी झाली पाहिजे, किंवा आज त्यांच्यासोबत गार्डनिंग झालं पाहिजे, किंवा काही काही गोष्टी अशा आहेत ज्या आम्ही एका रूम मध्ये बसून नाही शिकवू शकत. त्याच्यासाठी आम्हाला रिअल एन्व्हायरमेंटचीच गरज आहे, पण सध्या आम्ही ते नाही देऊ शकत आहे. तर सध्या आमचे त्याच्यावर प्रयत्न चालू आहे की आम्ही कशा प्रकारे यातून बाहेर येऊ शकतो आणि जास्तीत जास्त चांगलं एन्व्हायरमेंट आम्ही आमच्या मुलांना देऊ. ठीक आहे, फारच उत्तम. तर ज्यांनाही यांच्यासोबत जुळायचं आहे, तुम्ही आपल्या स्किल्स देऊ शकता, आपला वेळ देऊ शकता, आणि हो, जागे वगैरेचा त्यांचा आहे, तर आपण पण प्रयत्न करूया. आणि व्हॉट इज दॅट यू विल लाईक टू से टू यंग चेंज मेकर्स? मतलब तुम्ही दोन्हीचं वय एकदम लहान है, सब एकदम छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, और तुम लोग जो यंग बच्चे हैं, अगर उनको इस तरीके की कुछ डिफरेंट फील्ड में आने की इच्छा होगी तो तुम उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी फील्ड कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, मैं ये मानता हूँ, और कोई भी चीज़ डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आप इसमें भी करियर कर सकते हैं, आप इसमें भी अपने फैमिली को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, पैसा कम होगा लेकिन रिस्पेक्ट बहुत होगा। आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो सोचते हैं इस पैसे का होगा क्या, सिंगल पेरेंट्स है, करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू करोगे जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। तो अगर आप इस फील्ड में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो इमोशंस मिलता है, कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो आप भगवान से भी ज़्यादा आपको प्यार देते हैं। आप भूल जाओगे, अगर हम पत्थर को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़ा हुआ है। तो जब आप उनके बच्चों के साथ काम करते हो तो उनके लिए भगवान मायने नहीं रखता, उनके लिए आप मायने रखते हो। तो आप ही सोच सकते हैं कि पैसा इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से बताया संदीप आपने। और क्योंकि काफ़ी सारे आजकल जो मैं नए बच्चों को देखती हूँ, उनकी बहुत इच्छा रहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ हटके करें, वो चाहते हैं कुछ सोशल सेक्टर में आए। लेकिन इसमें ये बात जैसे कि मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लगी कि कोई ऊपर से करके नहीं होगा, आपको उसमें घुसना पड़ेगा, आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो जो भी तकलीफ, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसके एक मैंने सुना था कि तुमचा प्रश्न तुमची वाट पाहतोय, जा आणि त्याचे पाय धरा। तो आपको वो प्रश्न तक जाना होगा।
रश्मि, कोई इनोवेटिव चीज़ जो आप लोगों ने रेनबो में शुरू की है जो आप शेअर करना चाहेंगे? येस येस येस. म्हणजे जसं सुरुवातीला संदीप बोलला की आता आमच्याकडे जागा छोटी आहे, पण आम्ही एवढं सांगू शकतो की एका मुलाला त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ज्या काही थेरपी लागतात, जसं ऑक्युपेशनल थेरपी आहे, फिजिओथेरपी आहे, पॉटरी आहे, ॲक्वाथेरपी, मुंबई, ठाणा, घाटकोपर या साईडला ॲक्वाथेरपी हा कन्सेप्ट खूप लोकांना माहिती आहे. पण तुम्ही जर ठाण्याच्या इकडे आलात तर अजूनही तिथे रुरल डेव्हलपमेंट एरिया समजला जातो. आणि ॲक्वाथेरपी हा कन्सेप्ट आम्ही बदलापूरमध्ये सुद्धा, म्हणजे आम्ही आमच्या मुलांना सुद्धा ॲक्वाथेरपी देतो. तर जेव्हा सुरू केलं तेव्हा पॅरेंट्स असं होतं की बापरे, पाण्यामध्ये आणि मुलगा जाणार, एकटं कसं सोडणार, ते पण स्पेशल चाइल्ड. तर म्हणजे त्यांचा त्यांना विश्वास देणं की बाबा या म्हणजे ॲक्वाथेरपीने सुद्धा जे फिजिओथेरपीचा रोल आहे त्याच्यापेक्षा ऍडव्हान्स म्हणजे मुलांचे जे मसल्स आहेत किंवा त्यांचे जे फिजिकल एज्युकेशन आहे त्यांच्या अटेन्शनसाठी ॲक्वाथेरपी पण तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. आणि आम्ही ॲक्वाथेरपी सुद्धा आमच्या मुलांना रेनबो मध्ये सुरू केली आहे. हमारे पास वहाँ जगह नहीं थी, मैं ऐड करना चाहूँगा. तो हमने ये नहीं सोचा कि इसके रूफ के अंदर हमको जगह नहीं है तो एक्वाथेरेपी कैसे होगा. हमने सर्च करना शुरू किया और हमें एक अच्छे खासे डोनर्स मिले. उन्होंने बोला सर आपके लिए ये जगह है, आप 3 दिन यूज करो. तो कहीं ना कहीं जब आप शुरुआत करते हो तो रास्ते निकल जाते हैं. मतलब बदलापुर जैसी जगह पे भी हम स्पेशल चाइल्ड्स के लिए एक्वाथेरेपी स्विमिंग एक्टिविटी शुरू कर दी है. ये बहुत ही बड़ी बात है. यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो काम अच्छा कर रहा है तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी. एक हमने कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस रखे हैं फॉर बोथ ऑफ यू. सो आप में से जो भी बोलना चाहे पहले. व्हाट डू यू फील एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ, हर बच्चे को क्या ज़रूरी है, एक चीज़ जो आप बोलना सबसे चाहेंगे? पहले तो सम्मान, रिस्पेक्ट. सम्मान, बहुत अच्छी बात. और हर एक बच्चा मतलब खुशी डिजर्व करता है कि स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत अच्छा, सम्मान और स्माइल. तो एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ स्माइल. इंक्लूजन मीन्स, इंक्लूजन की क्या मायने हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी. इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन. इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन. सोसायटी शुड स्टॉप सेइंग टू दिस चाइल्ड. समाजाने कोणती गोष्ट म्हटली नाही पाहिजे. अरे हा खूप बेचारा आहे, कोणीच बेचारा नसतं. अच्छा, इमोशनली आप ट्रैक मत कीजिए, चांस दीजिए. बहुत अच्छा. हम करते हैं वन वर्ड में. आप एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ अगर आप दोनों में से किसी को बताना होगा तो? अगर मैं इनकी बात करूं तो जो समर्पण बोलते हैं ना कि मेरे काम को लेके अगर मैं 24 आवर्स काम करने के लिए हूं तो ये साथ खड़ी है, खाना भी खुद बनाएगी, ब्रेकफास्ट भी खिलाएगी, काम के लिए भी साथ में 10 o'clock ऑफिस में आएगी. बहुत बड़ी बात. माझ्यासाठी मी असं बोलेल की स्ट्रेंथ म्हणजे मी अशा याच्यावर आहे की मी माझ्या मम्मीला किंवा कोणाला पप्पांना किंवा सासूंना पण नाही बोलू शकत जे मी प्रत्येक गोष्टी यालाच बोलणार. आणि विकनेस बोलायला गेलं तर की हा खूप जास्त इमोशनली एखाद्या कामामध्ये घुसला की तो विसरून जातो की बायको किंवा घर सुद्धा आहे. और इसका हमारा एक ही वीकनेस है, मुझे टाइम कब दोगे. ये तो जितना वो डेडिकेटेड है मुझे लगता है वेरी कॉमन क्वेश्चन. लास्ट में अगर ये पूरे पॉडकास्ट से या फिर हमारी चर्चा से अगर किसी को कोई एक चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे जो उन्हें याद रहे, ऐसी कौन सी एक चीज़ है? मैं एक शब्दों में तो मैं नहीं बोल सकता. एक मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करूँगा कि अपना गम लेके कहीं और ना जाए. अपना गम लेके कहीं और ना जाएं. घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजोया जाए. घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजोया जाए. घर से मंजिल दूर नहीं है मेरे साथियों, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. संदीप, तुझं काही शेवटचं वाक्य जर सगळ्यांना सांगायचं असेल तुला तर? एक हेलन केलरचा फोटो आहे. अलोन वी कॅन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कॅन डू सो मच. तो मेरे को लगता ये हमारी बात नहीं हुई थी लेकिन मेरे को लगता है रश्मि ने जो कहा है दैट इज़ द एंटायर सोल ऑफ सेवा कनेक्ट कि भाई टुगेदर व्हाट ऑल वी कैन डू. सो हम बिल्कुल आशा करते हैं कि आगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ में आके क्या कर पाएंगे.
दोनों ही हमने ये इनकी स्कूल को विज़िट किया है। दोनों ही बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनके साथ किसी भी तरीके से जुड़ना चाहेंगे सो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। सेवा कनेक्ट ने इस तरीके से हमने जो ये सेवा कनेक्ट संपर्क शुरू किया है, जो भी संस्था आ रही है, कुछ ऐसी लोग हैं जो उन्हें कुछ देना चाहेंगे, तो हम लोग जो भी संस्था हमारे पास आ रही है उन्हें एक छोटा सा अमाउंट देंगे, लेकिन हम चाहेंगे अगर आप इनके साथ किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें। तो मुझे लगता है हम लोग इसी बात के साथ कि टुगेदर वी कैन डू सो मच, इस कोट के साथ हम लोग समापन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।